बसा तमाम दोस्तों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमेशा यहाँ के मुलाजमीन की, यहाँ के डेली वेजर्स की, यहाँ के रेगुलर एम्प्लॉयज़ की, यहाँ की गेस्टेड नॉन गेस्टेड की और यहाँ का जो पसमानदा तबका है आर्जी मुलाजमीन, उनकी आवाज़ यहाँ के अरबाबी इक़्तिदार तक और यहाँ के अवाम तक और यहाँ के मुलाजमीन तक पहुँचाने में अहम रोल अदा किया है। बहरहाल आपको मालूम ही है कि आज डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स किन हालात से गुजर रहे हैं, कसम कुर्सी की हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और इस बारे में तो हमने कई बार जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम के बैनर तले एहतजाज किया, धरने दिए, डंडे खाए, जेल जाना पड़ा, थानों में बंद किया गया, लेकिन फिर आकर बिलाकर सरकार ने इस हवाले से कई एग्रीमेंट्स हमारे साथ किए, कमेटियाँ बनाई, सब कमेटियाँ बनाई गई और उन्होंने SROs भी इशू किए, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ऐलान किए गए, लेकिन अमली तौर पे कुछ नहीं किया गया। सियासतकारी की गई और बयानात दिए गए और बयानात के सिवा कुछ नहीं किया गया। बिलाकर हमने फैसला कर लिया कि हम एक जॉइंट प्लेटफार्म कायम करेंगे और उस जॉइंट प्लेटफार्म की वसादत से ही एक लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि अगर आपने देखा होगा 6th पे कमीशन के हवाले से, 7th पे कमीशन के हवाले से और एनाउंसमेंट ऑफ रिटायरमेंट के एज के हवाले से जब JCC बनी थी तो उस वक्त डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स ने एक अहम रोल अदा किया था। रेगुलर मुलाजमीन के शाना बशाना हमने लड़ाई लड़ी थी। तो आज मुझे लगता है इनकी भी इखलाकी और मनसबी जिम्मेदारी बनती थी। हमारे जो डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स का जो मुद्दा है, रेगुलराइजेशन का मामला है, मिनिमम वेज एक्ट का मामला है, लैंड ओनर्स की रेगुलराइजेशन का मामला है, फेयर प्राइस शॉप के तनख्वाह का जो मामला है और जो लोग दौरानी ड्यूटी शहीद हो गए हैं उनके अफराज खाना में से एक फर्द को सरकारी नौकरी देने का जो मामला है और जो हमारी बकाया जात और माहाना तनख्वाह है, उस हवाले से हमने फैसला कर लिया जॉइंट प्लेटफार्म इस हवाले से प्रोग्राम दे देगा। आज खुशी की बात है, आज हमारे जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम की जो मैं नुमाइंदगी करता हूँ, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के सरबरा ये नुमाइंदा तंजीमें हैं यहाँ के मुलाजमीन की, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की रफीक रातर साहब कर रहे हैं, एजाज अहमद खान साहब एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी की कर रहे हैं, शबीर अहमद लंकू साहब हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की, और रियाज सूफी साहब है और अब्दुल मजीद परेज साहब है, सैयद गुलाम रसूल गिलानी साहब है, शाह फयाज साहब है। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। इस हवाले से क्या हमने फैसला कर लिया है, क्या प्रोग्राम बनाया, इस हवाले से आपके सामने बात करेंगे जनाब रफीक साहब। उससे पहले मैं यहाँ के डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स के हवाले से कुछ कहना चाहूँगा। यहाँ के डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स के बारे में गलत प्रोपेगेंडा किया गया कि ये गलत तरीके से लगे हैं, लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि किस तरीके से लगे। इन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी जवानी यहाँ के डिपार्टमेंट्स पे सर्व कर दी, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। लैंड ओनर्स ने अपना सरमाया जमीन दी है लाखों की कीमत की, और यहाँ के जो डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स है, नीड बेस्ड वर्कर्स है, ITA वर्कर्स है, SDF पे काम करने वाले हैं, सीजनल लेबर्स है, मुख्तलिफ कैटेगरीज के तहत लोग लगाए गए। 94 में जब बेल लगाई गई तो उस वक्त उनको एक धोखाधड़ी पॉलिसी के तहत लगाया गया कि आपको 7 साल के बाद रेगुलराइज किया जाएगा। उनसे काम लिया गया, कलील तनख्वाह पे उन्होंने काम किया। नामासाइद हालात के दौरान जब यहाँ गोलियों के साए में उन्होंने यहाँ पे काम किया है, अपनी जान की परवाह किए बगैर। तबाहकुन सैलाब की अगर हम बात करेंगे, कोविड-19 की बात करेंगे, आलमी वबा जो कोरोना वायरस था, उसमें तो 2 शख्स आपस में मिल भी नहीं सकते थे, हाथ मिला नहीं सकते थे। उस दौरान भी हमारे डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स ने कलील तनख्वाह के एवज अपना सब कुछ छोड़ के, अपने अहलायाल को छोड़ के, अपना घरबार छोड़ के, सब कुछ एक तरफ छोड़ के यहाँ के आवाम की खिदमत की, यहाँ के मुलाजमीन की खिदमत की और यहाँ के महकमों की खिदमत की। मगर अफसोस इस बात का है, उनको बार बार नजरअंदाज किया गया। सरकार ने वादे किए, वो वादे शराब साबित हुए, यकीन दहानियां अमली तौर पे कुछ नहीं किया गया। और अगर आप डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स की घरों की हालत की बात करेंगे, डेली वेजर कैजुअल लेबर का जो मरीज है एक टीके के लिए तरस रहा है, तड़प रहे हैं वो बेचारे, इलाज मुआवजे के लिए तड़प रहे हैं। उनके मासूम बच्चे आज तालीम के नूर से महरूम हो गए और आप वो बच्चा मजदूरी की तरफ रागिब हो गए हैं। अगर उनके अहलायाल की बात करेंगे, वो इस समाज के साथ लेन देन नहीं कर सकते। इस समाज ने उनको अलग थलग कर दिया है। उनकी समाजी जिंदगी अब अबतर हो चुकी है। सरकार ने इसको समाजी और इंसानी मामला करार दिया, लेकिन दिल से और इंसानी बुनियादों पे इस पर नहीं सोचा गया है। हमारी सरकार से अपील होगी कि इस पर इंसानी दायरे के अंदर सोचकर, उनकी कुर्बानियों को मद्देनजर रखकर इस पर फैसला लिया जाए। मैं रफीक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आप वक्तन फ़क्तन हमारे इशूज़ को हाईलाइट करके सरकार तक हमारी बात पहुँचाते हैं। इससे पहले कि मैं चंद गुजारिशात करूँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट, जो यहाँ की प्रोमिनेंट ट्रेड यूनियंस का एक एमलगम है, पिछली फरवरी में ये जम्मू में हमने वजूद में लाया। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी?
आपको पता है कि मुलाजिम लीडरान और मुलाजिम कई तंजीमें यहाँ पर थी और अलग अलग आवाज़ें आ रही थी जिसके खातिर का नताइज बरामद नहीं हो रहे थे। तो मुनासिब यह समझा गया कि जितनी भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी जैक्स हैं, जितने भी यहाँ पर प्रोमिनेंट ट्रेड यूनियंस हैं और उनके लीडरान हैं, तो फैसला लिया गया है कि हम एक ही बैनर तले अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे ताकि मुलाजिमिन के मामला और मसाइल हल हो जाएं। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के नाम से एक यूनाइटेड फ्रंट तश्कील दिया गया और आज की उसकी क़यादत आपके सामने है, जिसमें हमारी इजैक है एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन कमेटी, जिसकी सरबराही मैं खुद कर रहा हूँ। एम्प्लॉइज जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी के सरबराह एजाज खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा ट्रेड यूनियन कौंसिल के अब्दुल मजीद परेज साहब भी मौजूद हैं। इसके अलावा एम्प्लॉइज यूनियन के सदर शाह फयाज साहब भी हैं इसमें, और रियाज सोफ़ी साहब जो इजैक के सदर हैं। शबीर अहमद लुंगू साहब यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं आपसे ये गुजारिशात करना चाहूँगा कि अनगिनत मामलात और मसाइल हैं मुलाजमिन के, लेकिन हमारा सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट इशू, जिसको मैं ह्यूमन इशू अक्सर बेशतर कहता हूँ, वो हमारे डेली वेजर्स और टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ का है। आपको मालूम है कि पिछले 15-20 साल से वो कसम पुरसी की हालत में यहाँ पर जी रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स जो थे उन्होंने इनके साथ वादे किए, रेगुलराइजेशन के मिनिमम वेजेस एक्ट इन पर लागू किया जाएगा, ये भी वादे किए। इनकी डिमांड्स को जस्टिफाइड माना गया, इनकी डिमांड्स को कंसीड किया गवर्नमेंट ने, लेकिन आज तक इनके मामला हल नहीं हुए। तो फैसला ये हुआ कि जहाँ जितने भी मुलाजिम तबका जात हैं, जो उनके मामला और मसाइल हैं, उनको एक तरफ छोड़ के हमने फैसला किया है कि जम्मू कश्मीर यूनाइटेड एम्प्लॉइज फ्रंट ने कि अवलीन फुर्सत में हम इनका इशू उठाएंगे और सरकार के साथ जब तक सरकार इनके मामला ये जो डेली वेजर्स हैं और टेम्परेरी जो दूसरे मुलाजमिन हैं, इनके मामला और मसाइल जब तक हल नहीं होंगे, यूनाइटेड प्लेटफार्म किसी और मसले को अब तब तक नहीं छेड़ेगी। ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। तो प्रोग्राम यह है कि आज आपके जरिए हम सरकार तक ये बावर कराना चाहेंगे कि वो फिलफोर और जितना जल्दी मुमकिन हो सके इस इंसानी मसले को हल करें। आपने देखा होगा कि कई हमारे मुलाजमिन हलाक हुए ड्यूटी के दौरान, चाहे वो इलेक्ट्रिक में थे, चाहे पीएचई में थे, या दूसरे महकमा जात में थे, ना इनके लिए कोई कंपनसेशन है, ना एसआरओ बेनिफिट है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम सरकार से डिमांड करते हैं कि जितने भी रेगुलर ये एडहॉक और टेम्परेरी मुलाजमिन हैं, गालिबन इनकी तादाद 61,000 है। तो हमारा यूनाइटेड प्लेटफार्म का ये मुतालबा है, ज़ोरदार मुतालबा है कि इनकी सर्विस को रेगुलराइज किया जाए। इस सिलसिले में हमने फैसला किया 21 तारीख को जम्मू के प्रेस क्लब में और श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में जो लीडरशिप है इसकी जॉइंट ये एम्प्लॉइज यूनाइटेड फोरम की जो लीडरशिप है, हम प्रोटेस्ट करेंगे दोनों जगहों पर, जम्मू में भी और श्रीनगर में भी, और सरकार पर बावर कराने की कोशिश की जाएगी कि इस मसले के साथ हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ना हम आराम से बैठेंगे जब तक मसला हल नहीं होगा। उसके बाद अगर मसला नहीं हुआ तो हमने फैसला किया है कि इस लड़ाई को हम ज़िलों तक ले जाएंगे। हर ज़िला में प्रोटेस्ट होगा, हर ज़िला में एहतजाज होगा, और अगर तब भी मामला हल नहीं होंगे तो हम हड़ताल करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी सरकार पर आयद होगी। ये मेरी गुजारिशात हैं। एजाज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब दोस्तों का शुक्रिया। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज़ यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से जो यहाँ पे बुलाई गई है, आप सबों को मालूम है कि हमारी रियासत या आज जो यूटी है हमारी, इसमें मुलाजमीन का कितना अहम रोल रहा है। पिछले 30 सालों से किस तरह जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन ने काम किया। ख़ासकर मैं डेलीवेजरों की बात करूं, जो हमारे डेलीवेजर्स हैं या नीड बेस्ड वर्कर्स हैं या हमारे फेयर प्राइस शॉप डीलर्स हैं या एकेडमिक डेलीवेजर्स हैं, जितने भी है आरजी मुलाजमीन जिनकी तादाद है, उनने बेहतरीन रोल अदा किया और लोगों की खदमत ईमानदारी से की। इस हवाले से मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से उस बात को याद दिलाना चाहता हूं जो उनने 5 अगस्त 1919 को पार्लियामेंट में कही कि जम्मू कश्मीर के सब लोगों के साथ इंसाफ होगा। आज हम प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से, मनोज सिन्हा जो हमारे एलजी साहब है, चीफ सेक्रेटरी साहब है, उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर से सबसे बड़ी बर्निंग इशूज़ यही है। हमारे डेलीवेजर्स हैं, हमारे कैजुअल लेबर्स हैं, हमारे फेयर प्राइस शॉप डीलर्स हैं। सही मानों में इंसाफ ये होगा कि सरकार इनको जल्द से जल्द रेगुलराइज करे, और जो उन्होंने खुद वादे किए हैं और जो हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा ये बात कहते हैं, सबका साथ सबका विकास होगा। तो सबका साथ सबका विकास तभी मुमकिन हो सकेगा जब हमारे 61,000 डेलीवेजर, जिनके साथ तकरीबन 4 लाख उनकी फैमिली मेम्बरात को लेके साथ है,
तो मैं उनसे अदबन यही गुजारिश करूंगा। और दूसरा ये कि हम सरकार के एक पार्ट एंड पार्सल है, हम कोई सरकार के साथ अलग नहीं है, लेकिन सरकार से हक मांगना हमारी मजबूरी भी है और ये हमारी जो जमहूरियत में हमें मिला है, जो हमारे हक है, वो हमें अपनी सरकार से मांगना चाहिए। एक बार फिर मैं अदबन अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से, क्योंकि जम्मू कश्मीर का सारा इस वक्त दिल्ली से चल रहा है, खासकर मैं होम मिनिस्टर साहब से, हमारे जो LG साहब है, गवर्नर साहब है या चीफ सेक्रेटरी साहब, और इसके लिए भी मैं ज़बरदस्त शुक्रिया अदा करूंगा कि एक काबिल तरीन चीफ सेक्रेटरी इस वक्त हमारी स्टेट में है, डॉक्टर मेहता साहब। उसको जम्मू कश्मीर के सारे हालात व वाक़ात पे नज़र है, उसको पूरी एडमिनिस्ट्रेशन पे नज़र है, तो उसको ये भी पता है कि हमारे डेलीवेजर्स कितने अहम और हसास है और ये कितना काम करते हैं। एक बार फिर मैं सरकार से अदबन गुजारिश करूँगा कि वो इन डेलीवेज रूम, फेयर प्राइस शॉप, डील रूम, जितने भी नीड बेसिस वर्कर्स हैं उनको, या हमारे SDF के हॉस्पिटल के जो डेलीवेज हैं उनको रेगुलराइजेशन करें। मैं यहाँ पे मौजूद एम्प्लॉय जॉइंट एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट के लीडर रफ़ीक साहब, शबीर अहमद लोंगू साहब, हमारे यहाँ पे अब्दुल मजीद परे साहब, हमारे सजाद साहब, हमारे सीनियर लीडर अब्दुल करीम बेग साहब, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, उन सबों की तरफ से सरकार से अपील कराना चाहता हूँ कि एक इंसानी अलमिया है और इस मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाए। जो हमने प्रोग्राम दिया है जम्मू प्रेस क्लब का और यहाँ श्रीनगर में प्रेस क्लब है, ये जमहूरी तर्ज का एक एहतजाज होता है और ये हमारा राइट है, क्योंकि आपको मालूम है कि जब तक आवाज़ बुलंद नहीं होगी, हक नहीं मिलते हैं। तो हम सरकार से यही 21 तारीख को हमारी याददाश्त होगी, जम्मू में भी श्रीनगर में भी आपने जो वादे किए हैं और जो सरकार कहती है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं, सबका साथ सबका विकास तभी मुमकिन है, और यह नारा सही मानों में अमलाया जाएगा जब हमारे डेलीवेजर्स, कैजुअल लेबर्स, SDF या हमारे फेयर प्राइस शॉप डीलर के साथ इंसाफ होगा। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पे आने और हमारी बात को सुनने का हमें मौका दिया। बाकी वसल्लम। जब से आप लोग ये इनिशिएटिव लिया है, आप लोगों ने रेगुलराइज करने के बाद, स्टार्टिंग से अभी तक अगर देखा जाए कोई भी चेंज नहीं है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से भी आप मिले, ऑफिशियल से भी आप मिले, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि फिर भी सेम स्टोरी आप आज हम लोग के सामने कर रहे हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जिन बैकडोर एंट्रीज की गवर्नमेंट बात कर रही है, उसके हवाले से आप लोगों का क्या कहना है? सबसे पहले आपने जो एक क्वेश्चन पूछा है कि आपने ये कोशिश की, हम बेसिकली एक ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं, हम कोई सरकार खुद नहीं, ना मेरे कलम से ऑर्डर निकलेगा, ना रफ़ीक साहब के कलम से ऑर्डर निकलेगा। हमारा काम है ट्रेड यूनियंस एक्टिविटीज, ट्रेड यूनियन लीडर्स का काम यही है कि हम अपनी जद्दोजहद रखें, हम हर किसी उस आदमी के पास पहुँचे जिसको ताकत है इस मसले को हल करने की, चाहे वो गवर्नर साहब है, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी साहब है, चाहे वो दिल्ली में भी हमारे बैठे हुए हमारे होम मिनिस्टर साहब है। जहाँ जहाँ हमें लगे कि हमारी आवाज़ को सुना जाए, हम वहाँ तक गए और इंशाल्लाह आगे भी चलते हैं। याद होगा शेर कश्मीर का प्रोटेस्ट, जब सजाद साहब प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, आपने देखिए, मैं आपको एक बात कहूँगा कि कोई खुद, अगर सरकार को लगता है कि किसी जगह कोई बैकडोर एंट्री हुई है, वो सरकार को देखना चाहिए। यहाँ सरकार की अपनी एजेंसियाँ हैं और इस बारे में मुझसे ज़्यादा बेहतर सजाद साहब। इस हवाले से मैं अर्ज करना चाहूँगा, सरकार कह रही है कि ये बैकडोर एंट्रीज है, लेकिन 94 में जब यहाँ के रेगुलर एम्प्लॉयज रिटायर होते गए, सरकार ने ब्लैंकेट बैन लगाई थी, और उस वक्त लगाने वाले ही सरकार थे, लगाने वाले ब्यूरोक्रेट्स थे, लगाने वाले सियासतदान थे। उन्होंने 94 से आज तक 25 बरस काम ले लिया यहाँ के डेलीवेजर्स, कैजुअल लेबर से, वो भी कलील तनख्वाह पे काम ले लिया। वो रेगुलर मुलाजमीन के शान बशान काम करते रहे, वही काम जो रेगुलर मुलाजमीन कर रहे हैं, ड्यूटी आवर्स सेम है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज सेम है, वही ड्यूटी वही वो लोग दे रहे हैं जो यहाँ के रेगुलर एम्प्लॉयज दे रहे हैं, लेकिन उनको कलील तनख्वाह पे वो काम लिया गया उनसे, और रेगुलर मुलाजमीन हजारों की रकम के यूज वो काम कर रहे थे। सरकार ने हमसे हमारा एक कीमती सरमाया ले लिया, जमीन ले ली है, और उसके वो सरकार ने कहा कि आपको रेगुलराइज करेंगे, और सरकार ने 25 बार जिस बंदे से काम ले लिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट उसका तनख्वाह रिलीज करता है, उसका DDO उसका तनख्वाह रिलीज करता है, ट्रेजरी से उसका पैसा निकलता है, उसके बाद भी वो इस मामले को टालने के लिए, हल करने के बजाय अब बहानाबाजी से काम ले रहे हैं। ये बैकडोर एंट्रीज है, इन्होंने कमेटियां बनाई, इन्होंने सब कमेटियां बनाई, कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई इस हवाले से। उन्होंने इस मामले को इंसानी मामला करार दिया। उन्होंने कहा कि इनके साथ नाइंसाफी हुई है, इनके साथ ज्यादती हुई है ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। आपका फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है, आपकी चीफ मिनिस्टर कह रही है ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, और कैबिनेट में कह रही है कि इनके साथ ज्यादती है। ये सोशल इशू है, ये ह्यूमन इशू है, इसको हल करने की जरूरत है। हाई पावर कमेटियां बनाई गई। अगर ये बैकडोर एंट्रीज थी तो क्या मजबूरी थी हाई पावर कमेटीज बनाने की, क्या मजबूरी थी कैबिनेट सब कमेटी बनाने की? अगर उन रिपोर्ट्स का वो जायजा ले ले, हमसे वो ना पूछे, हमारे काम को देखे, हमारी कुर्बानियों को देखे, और जो रिपोर्ट सरकार
कि कैबिनेट सब कमिटी क्यों नहीं बनाया है, जो सरकार के ब्यूरोक्रेट्स ने बनाया है, जो सरकार के जो पैनल्स बनाए गए उन्होंने जो बनाया है, उनसे उसको देखिए, फिर वो कहे ये बैकडोर एंट्रीज है कि कुछ और। And I will add, we are open to every scrutiny. If there is anything found in the list, हम उसके लिए ओपन है. अगर सरकार को लगता है कि बैकडोर एंट्री कहीं पर है तो हमें उसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारा मामला यह है कि जिन लोगों ने वो एंट्रीज की हैं उन पर रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके उनके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए. और दूसरी बात ये कि एसआरओ 520 इस हवाले से बनाया गया है, सरकार ने उसमें एडमिट किया है, सरकार ने उसमें सारे डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स को माना है और ये कहा कि 17 मार्च 2015 के बाद कोई नहीं लगेगा. अब ब्लैंकेट बैन लगाई गई है, ब्लैंकेट बैन के बाद जो लगाया गया है, अगर उसके पास ऑर्डर होगा तो हम उसकी वकालत करेंगे, अगर उसके पास ऑर्डर नहीं होगा हम उसकी वकालत नहीं करेंगे. हम हर एक चीज के लिए तैयार है, लेकिन सरकार तो आए सामने मामला हल करे. सरकार तो बहानाबाजी कर रही है, मामला हल करने के बजाय कभी पाप के घंटे कह रहे हैं कि कहीं भी कुछ और कह रहे हैं.